हेलो एवरीवन। आज दूसरा पार्ट हम लेके आ रहे हैं। जो बेसिक साइंस का हम पोर्शन कवर कर रहे हैं उसमें आज हम देखेंगे हीट। इससे बहुत ही रेगुलर क्वेश्चन बनते आए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, अच्छे से पढ़िएगा। और आशा करता हूँ तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। पिछला लेक्चर आपने ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं। देखिए ताप क्या होता है। ताप, जिसको आप इंग्लिश में टेम्परेचर भी कहते हैं। ताप जो होता है वह किसी भी वस्तु की उष्णता या तपता, मतलब वह कितना उसका तापमान बताता है। सीधा याद रखिए, ताप मतलब कितना वह वस्तु गर्म है, कितनी ठंडी है, वह जो बताता है वह टेम्परेचर बताता है, उसी को ताप कहते हैं। उदाहरण भी आप इसके देख सकते हैं, जैसे कि दिया हुआ है। एक सेकंड। उदाहरण में देखिए, गर्म जल से भरी केतली बर्फ से भरे बॉक्स से अधिक तप्त होती है। तो ये आपको कैसे पता चला? आपने दोनों को टेम्परेचर को देखा तभी आपको यह पता चला। ताप के कारण ही ऊष्मा स्थानांतरित होती है। ये भी इम्पोर्टेंट। जो भी हीट का जो भी होता है स्थानांतरण, वह तापमान के कारण ही होता है। ऊर्जा के प्रवाह की दिशा निश्चित की जाती है टेम्परेचर के जरिए। ये मान लीजिए ठंडी T1 है और ये वस्तु T2 है। मान लीजिए इसका टेम्परेचर कम है, तो इधर जो टेम्परेचर होता है वह इक्विलिब्रियम में रहने के लिए टेम्परेचर, आप जानते हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और इसका टेम्परेचर घटेगा। ये सब दोस्तों आगे हम सब पढ़ने वाले हैं। देखिए, और उसके बाद बात करते हैं ऊष्मा क्या होती है। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है, एनर्जी का ही एक रूप है, जिसका स्थानांतरण दो या दो से अधिक निकायों के बीच में या किसी निकाय तथा उसके प्रवेश के बीच ताप के अंतर के कारण होता है। मतलब टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ही ऊष्मा का स्थानांतरण होता है दो निकायों के बीच में। और इसका जो एसआई मात्रक होता है वह जूल होता है। ये आपको बहुत याद रखना है। एएलपी के पिछले एग्जाम में यह पूछा गया था कि हीट की जो एसआई यूनिट है वह क्या होती है, तो आपको याद रखना है। इसकी जो होती है वह जूल होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये बना था, ऊष्मा की इकाई क्या है, तो वह जूल होती है। और देखिए दूसरा, जल के लिए 1 डिग्री सेल्सियस ताप को बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कैलोरी कहा जाता है। अब एक कैलोरी क्या है आप समझ गए। जल के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जितनी हमें ऊर्जा की ज़रूरत होगी, उसे कैलोरी कहा जाता है। और 1 कैलोरी में जो होता है वह होता है 4.186 जूल। डायरेक्ट रिलेशन पूछा जाता है कभी कभी, आपको याद रखना है अभी। अब उसके बाद में देखिए देख लेते हैं, तापमान को थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। ऐसा हम सब जानते हैं, टेम्परेचर को नापते हैं वह हम थर्मामीटर के द्वारा। विभिन्न प्रकार के थर्मामीटर होते हैं, बात करेंगे। देखिए तापमान में एक रिलेशन आपको जरूर याद रखना है। ये जो रिलेशन होता है C/100 F-32/180। और ये रेक्टर, ये आप इसको रोमर स्केल था, ये अभी नहीं चलता है, इसको भी ना रख के इसको आपको ये जो जरूर याद रखना है। C/100 = F-32/180 डिग्री बराबर के K-273/100। अब इसमें देखिए आपसे पूछ लिया जाता है कि 50 डिग्री सेल्सियस का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना रहेगा, तो आपको यहाँ 50 रख देना है। ऐसे न्यूमेरिकल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 50 डिग्री को टेम्परेचर को बदलने के लिए 50 हमने रखा, फ़ारेनहाइट में हमें बदलना है, तो इसको इस प्रकार से रखेंगे तो ये सब कट जाएगा और ये इधर से काटेंगे 90। तो ये जो हो जाएगा वह हो जाएगा F बराबर के 90 उधर चला जाएगा ये, और ये प्लस में आ जाएगा इस साइड में, तो 90 + 32 इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 122 फ़ारेनहाइट। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। ये सब टेम्परेचर आपसे परिवर्तन करवाया जा सकता है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में या केल्विन को सेल्सियस में। आपको ये रिलेशन ज़रूर याद रखना है। देखिए अब मानव का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इसको भी आप चेंज करना चाहें तो 37 डिग्री सेल्सियस, इसको आप देखिए कि ये केल्विन में कितना होता है, यह हमें निकालना पड़े तो आप निकाल सकते हैं। K-273/100 कीजिए। 100 से ये 100 कट जाएगा इधर, और ये जो माइनस में ये इधर ऐड हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा केल्विन में जो टेम्परेचर आएगा वह हमारे पास आ जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं 310 केल्विन आ जाएगा हमारा मानव का टेम्परेचर। केल्विन में जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है मानव शरीर का, उस हिसाब से आप इसे फ़ारेनहाइट में भी बदल सकते हैं। और इसको आपको ज़रूर याद रखना है दोस्तों, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है टेम्परेचर स्केल को लेके।
आपको रेलवे एग्ज़ाम में आपको खासकर ध्यान रखना है। रेलवे एग्ज़ाम में इसको लेके पूछा जाता है। और मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है वह कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। इसको आप चेंज कर सकते हैं जिसमें करना चाहें। और उसके बाद में देखिए परम शून्य ताप आपसे पूछा गया है। परम शून्य ताप दोस्तों एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जो कि इस ब्रह्मांड में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जिसको कि -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। परम शून्य ताप बहुत ताप होता है जो इस ब्रह्मांड में सैद्धांतिक रूप से संभव ही नहीं है दोस्तों, इतना तापमान नीचे नहीं गिर सकता है। तो ये परम शून्य ताप आपको याद रखना है। इसकी डायरेक्ट वैल्यू -273.15 डिग्री सेल्सियस, ये आपको याद रखना है। अब थर्मामीटर है, बहुत सारे थर्मामीटर होते हैं, जैसे कि एल्कोहल थर्मामीटर है, मरकरी पारा थर्मामीटर है, जिससे हम नॉर्मली घर में अपने नापते हैं। इसके बाद देखिए एल्कोहल थर्मामीटर क्या है। इस थर्मामीटर का उपयोग -30 डिग्री सेल्सियस से -100 डिग्री सेल्सियस तक किया जाता है। मतलब एल्कोहल जमता नहीं है, आप सब जानते हैं, तो ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर को नापने के लिए एल्कोहल थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। और जो नॉर्मल होता है मरकरी पारा थर्मामीटर, इसका -30 से 350 डिग्री सेल्सियस तक ये नाप सकता है। नॉर्मली हम इसी को यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, मरकरी थर्मामीटर को, जो आपने डॉक्टर आपके मुंह में देखा होगा, वो देखा होगा। उसके बाद में देखिए गैस थर्मामीटर भी आता है और ज़्यादा टेम्परेचर को नापने के लिए। इसमें देखिए अगर थर्मामीटर में हाइड्रोजन गैस भरी है तो उसको 500 डिग्री सेल्सियस तक नापने का उपयोग किया जाता है, लेकिन यदि हाइड्रोजन के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भरी है तो 550 तक, मतलब और थोड़ा हाई टेम्परेचर। सबसे पहले तो एल्कोहल थर्मामीटर जो नेगेटिव में नापता था, उसके बाद में मरकरी जो 350 डिग्री सेल्सियस तक, अब उससे ज़्यादा के लिए गैस थर्मामीटर हो गया। अब देखिए केल्विन एक आपको याद रखना है डायरेक्ट रिलेशन आपसे अगर ऐड करवाता है। देखिए ये हमने जो रिलेशन पढ़ा था C/100 और K-273/100, इसमें आपसे यही बताया गया है इस वाले में। देखिए अगर आपसे सेल्सियस से केल्विन में और केल्विन से सेल्सियस में बदलवाता है तो जो नीचे वाली वैल्यू है ये 100 दोनों कट जाती है। अगर आपको केल्विन में चेंज करवाता है तो जितना भी आपको टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है उसमें आपको 273 ऐड कर देना है। आपको कुछ नहीं करना है, 273 ऐड कर देना है। वो कहाँ से करना है, देखिए ये जो आया है वो यहीं से आया है, इसी को आपको याद रखना है। अगर मान लीजिए सेल्सियस में करवाता है तो जो टेम्परेचर आपको दिया हो उसमें 273 घटा दीजिएगा, उससे आ जाएगा। अब पूर्ण विकट थर्मामीटर भी होता है एक, जो कि इसको टोटल रेडिएशन थर्मामीटर बोलते हैं, दूर स्थित खगोलीय पिंडों के ताप को मापने के लिए। जैसे कि अब सूरज का टेम्परेचर हमें कैसे पता चला, इसको नापा गया है दूर से, या उच्च तापमान को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और यह स्टीफन के नियम पर कार्य करता है। अब स्टीफन का नियम क्या होता है दोस्तों, उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा उसके परमताप टेम्परेचर जो होता है उसका चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो भी उससे विकिरण उत्पन्न होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके टेम्परेचर की 4 स्क्वायर के। ये आपको याद रखना है। ये इसका डायरेक्ट रिलेशन E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T का 4, ये आपको याद रख लेना है। अब देखिए विशिष्ट ऊष्मा, आपसे क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है विशिष्ट ऊष्मा को लेके। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, किसी पदार्थ की विशिष्ट वस्तु ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के 1 kg में 1 केल्विन ताप में वृद्धि कर देती है। मतलब जितनी ऊष्मा हम 1 kg में 1 केल्विन अगर हम ताप बढ़ाते हैं, हमें जितनी ऊष्मा की जरूरत पड़ती है उसी को हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। जल की विशिष्ट ऊष्मा देखिए 1 ग्राम जल में 1 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि के लिए उपयोग की जाती है, जिसको 1 कैलोरी ऊर्जा है। अब इसकी जल की विशिष्ट ऊष्मा आपसे पूछी जाती है तो 4186 जूल kg पर केल्विन आपको याद रखना है। डायरेक्ट आपसे रिलेशन जल की विशिष्ट ऊष्मा पूछी जाती है तो ये याद रखना है। और इसमें आपको घातों का प्रयोग, जो आपका यूनिट है इसका प्रयोग ध्यान से कीजिए, इसमें गड़बड़ ना करें। जूल पर kg पर केल्विन होता है इसका जो होता है। अब और भी कई सारे हमारे पास पदार्थ होते हैं जिनकी विशिष्ट ऊष्मा एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए जैसे कि एल्युमिनियम का होता है, वह होता है 900 जूल पर kg पर केल्विन। आप या तो ऐसे लिख सकते हैं या
ऊपर लिखते हैं तो आपको नेगेटिव वाला वो लगाना होगा। सिल्वर की होती है और 236 होती है। वाटर की 1486 बता चुके हैं। कार्बन की होती है 506.5। अब बर्फ़ की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है 2060 होती है। आयरन की 450 होती है। मरकरी की 140 होती है। ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद में देखिए तापीय प्रसार क्या होता है। तापीय प्रसार ठोस द्रव व गैस ताप बढ़ाने पर प्रसारित होते हैं, लेकिन जल 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक ताप बढ़ाने पर सिकुड़ता है। मतलब जो उसकी जो वॉल्यूम होता है वह उसका कम होता है, लेकिन 4 डिग्री के बाद जल भी अन्य द्रवों की भांति प्रसारित होता है। आप सब जानते हैं जल का जो टोटल जो होता है, जिसका जल का जो वॉल्यूम होता है दोस्तों, वो सबसे कम कहाँ पर होता है, वह होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। और सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ पर होती है, वह भी होती है जल की 4 डिग्री सेल्सियस पर। ये आपको याद रखना है। जल का जो वॉल्यूम होता है सबसे कम 4 डिग्री सेल्सियस पर ही वॉल्यूम सबसे कम होता है। और सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी होती है वह होती है जल की, वह होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर। डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं। इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आप ऐसे टेम्परेचर और उसका ग्राफ बनाएंगे तो वॉल्यूम के लिए आप ऐसे करके वी बना दीजिए। देखिए पहले बढ़ रहा था, फिर घटा, फिर बढ़ा, मतलब वी बना दीजिए उसमें। मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम वॉल्यूम। डेंसिटी की बात की जाए इसी प्रकार से उसका उल्टा, वॉल्यूम का उल्टा ऐसे बना देंगे। यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस होगा, मतलब डेंसिटी सबसे ज़्यादा पहले तो बढ़ती है फिर घटती है। इस हिसाब से आपको याद रखना है। अब उसके बाद में बात करते हैं, माफ कीजिएगा, गलन जो होता है ठोस से द्रव में परिवर्तन करता है, जिसको गलन कहते हैं, या इसको आप मेल्टिंग भी कह सकते हैं। जो मेल्टिंग क्या होता है, किसी भी ठोस से द्रव में परिवर्तित गलन कहलाता है। जैसे बर्फ़ पिघलती है पानी में तो वो गल रही होती है, उस हिसाब से संलग्न होता है, जिसको एमल्गेशन बोलते हैं, जिसमें क्या है द्रव से ठोस में परिवर्तन होता है, जो आप सब जानते होंगे बर्फ़ का जमना। अब वाष्पन क्या होता है दोस्तों, एवेपोरेशन इसको बोलते हैं। सब आपने देखा होगा, द्रव से वाष्प में जो परिवर्तन होता है एवेपोरेशन के द्वारा होता है। संघनन क्या होता है दोस्तों, संघनन क्या है, वाष्प से द्रव में परिवर्तन होता है, उसको बोलते हैं संघनन बोलते हैं। अब उसके बाद में बात की जाए ऊर्ध्वापर्तन, जिसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तन होता है, और इसका एक मेन एग्जाम्पल जो है वह है कपूर। आपने कपूर जलाया होगा, सीधा ठोस से सीधा हवा में उड़ जाता है, मतलब गैस बन जाता है। उसके बाद आयोडीन हो गया, शुष्क बर्फ हो गई, जिसको ठोस CO2 आप बोलते हैं, वह होती है। ये सब ऊर्ध्वापर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अब उसके बाद में देखिए बात करते हैं गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या होती है, नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, मतलब जिसमें पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हो जाए, मतलब सॉलिड से गैस में बदल जाए, या लिक्विड से वह सॉलिड से लिक्विड में बदल जाए, जितनी ऊष्मा लगे उसकी आपको अवस्था को परिवर्तन करने में, उसी को कहते हैं हम गुप्त ऊष्मा। अब इसको आपको याद रखना है। एक तो होता है विशिष्ट ऊष्मा, जो कि जल को 1 kg का 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा। लेकिन गुप्त ऊष्मा जिसकी अवस्था को बदल दे, किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदल दे, वह चेंज कर दे, उसको कहते हैं हम गुप्त ऊष्मा। आपको यह याद रखना है। अब गुप्त रूप से जो परिवर्तन कर देती है, ठीक मान सकते हैं आप, तो उसको कहेंगे हम गुप्त ऊष्मा। अब देखिए इसमें देख सकते हैं जल का घनत्व एवं द्रव्यमान 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम एवं आयतन न्यूनतम होता है। ये सब आप जानते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस पर अभी बताया मैं, और ये याद रख लेना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। जल के इस गुण के कारण ठंडे प्रदेशों में झील, नदी आदि में रहने वाले जीव जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि कम से कम तापमान होने पर झील के ऊपर की बर्फ जम जाती है, जबकि नीचे की बर्फ सामान्य 4 डिग्री सेल्सियस पर बना रहता है। जो झीलों वगैरह होती हैं, ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। वो जल जाती हैं, लेकिन उसके नीचे जो मछली वगैरह होती हैं वो नहीं जलती, क्योंकि ऊपर का उसका जला होता है, नीचे वो नहीं जमती है, इसके कारण से वह सर्वाइव कर पाती है। अब देखिए हीट का ट्रांसफ़र कई तरीके से होता है। 3 विधि हैं जिसके हीट का ट्रांसफ़र एक दूसरे में होता है। देखिए चालन होती है, जिसको कंडक्शन बोलते हैं।
उसके बाद संवहन होती है जिसको कन्वेक्शन बोलते हैं, और एक रेडिएशन विकर्ण होती है। सूर्य की किरण रेडिएशन के द्वारा आती हैं, ये सब आप जानते हैं। पानी जो गर्म होता है, हम किसी भी बर्तन में पॉट में पानी को करते हैं, तो वो जब हम उसमें पानी एक दूसरे के साथ कैसे गर्म होता है, कन्वेक्शन के द्वारा। उसके बाद में बात की जाए कंडक्शन, जो भी कोई भी जो पानी से टच करके जो गर्म होता है वह होता है कंडक्शन होता है। अब देखिए, आप कंडक्शन देख सकते हैं, चालन किसी वस्तु के दो संलग्न भागों के बीच उनके तापों में अंतर के कारण पदार्थ के कणों को अपने स्थान पर परिवर्तन किए बिना, देखिए कंडक्शन में क्या है, स्थान का परिवर्तन नहीं होता है, बिना स्थान परिवर्तन किए हुए ही अगर आप उसको पकड़ेंगे, कोई भी आप लोहे की छड़ से किसी को पकड़ेंगे तो वह भी गर्म होने लगती है, क्योंकि वह गर्म है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट का ट्रांसफ़र होता है और वह गर्म होने लगती है। लेकिन आपका जो होता है उसके जो कण हैं उनका डिस्टर्बेंस नहीं होता है, इसको चालन विधि ही बोलते हैं। जैसे कि आप ठोसों में जो होता है, ठोस जो भी कोई भी चीज़ होगी उसमें जो ऊष्मा का परिवर्तन होता है वह चालन के द्वारा ही होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए, ये जो आपको एग्जांपल देख रहा है इसमें आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए रेडिएशन के जरिए हीट आ रही है, हीट से भी गर्म होता है, आपको गर्म लगेगा। उसके बाद में बात की जाए, अंदर जो पानी की ड्रॉपलेट्स एक दूसरे से रोटेशन के द्वारा गर्म वाला ऊपर जाता है, ठंडा वाला नीचे आता है, इस प्रकार से गर्म हो रही है। ये कौन सी प्रक्रिया है, वह है कन्वेक्शन द्वारा। कंडक्शन आप सब जानते हैं, ये तो गर्म हो ही रहा है, उसके साथ साथ उसका हैंडल भी गर्म हो रहा है, वहाँ तक आपको फील ही होता होगा, यह कंडक्शन के द्वारा, क्योंकि यह हैंडल और ये दोनों टच में है, बिना उसका परिवर्तन किए हुए कणों को यह गर्म हो रहा है। उसी हिसाब से संवहन देख लीजिए आप, पदार्थ कणों के स्थान परिवर्तन के कारण ऊर्जा का ट्रांसफर होता है, जो ये जो हो रहा है आप देख रहे हैं, कन्वेक्शन के जरिए ही पानी गर्म हो रहा है। पहले ये कण यहाँ था, फिर ये गर्म हुआ, ये ऊपर गया, फिर ठंडा नीचे आया, ये सब आप जानते हैं। उसी प्रकार से होता है द्रव तथा गैसों में ऐसा होता है। और वायुमंडल संवहन विधि के द्वारा गर्म होता है। जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर याद रखना है। हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है वह कौन सी विधि के द्वारा गर्म होता है, आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है संवहन विधि के द्वारा। अब दूसरा बात कर, तीसरा जो है विकिरण, रेडिएशन जिसको बोलते हैं, विकिरण या विद्युत चुम्बकीय तरंगों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण विकिरण कहलाता है। सूर्य का के विकिरण द्वारा पृथ्वी का गर्म होना रेडिएशन के द्वारा ही होता है, आपने देखा होगा। लाल तपते लोहे के कारण विकिरण के माध्यम से ऊर्जा का प्राप्त होना, जो भी लोहे के आगे आप हाथ वगैरह रखेंगे गर्म आपको फील होता है दूर से, क्यों होता है, रेडिएशन के द्वारा। उसके बाद में देखिए सिल्वर, ऊष्मा व विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, ये सब आप जानते होंगे। और सुचालकता की बात की जाए, सबसे ज़्यादा ठोस होता है, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। ये क्यों होता है, ठोस में जो पार्टिकल्स होते हैं जो उसके बहुत ही पास पास होते हैं, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा चालकता होती है। उसके बाद द्रव थोड़ा दूर दूर होते हैं, इसकी वजह से थोड़ा कम होता है। गैस में ये बहुत दूर दूर पार्टिकल्स होने के कारण बहुत ही कम सुचालकता होती है। अब न्यूटन का शीतलन का नियम है, ये देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। इसमें दोस्तों आपसे क्या है, देखिए जब समान अवस्था रहने पर विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर उस वस्तु के आसपास के वातावरण के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब ठंडे होने की दर इसके आसपास के अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब डायरेक्टली इसी पर निर्भर करती है। ये वस्तु 60 डिग्री सेल्सियस पर है, ये 40 डिग्री पर है, ये इसका टेम्परेचर बढ़ने वाला है, इसका घटने वाला है, ये सब डिपेंड करता है आसपास के चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है उसी पर। इसको जो ठंडे होने की दर होती है वो इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे कि ठंडा किस प्रकार से होगा, इसमें टेम्परेचर डिफरेंस का एक फार्मूला होता है, उस पर आप काम करते हैं। ये वो जो फार्मूला होता है इसको आपको याद रखना है बस। इसमें ठंडे होने की दर दूसरे माध्यम व पहले माध्यम की अपेक्षा ज़्यादा होगी। और इसमें ऐसा भी होता है कुछ समय तक तेज गति से ठंडा हुआ, उसके बाद थोड़ा धीरे होता है। ये सब हमको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। उसके बाद में वे पदार्थ जो ऊष्मा तथा विद्युत को अपने अंदर प्रवाहित नहीं होने देते कुचालक कहलाते हैं, ये सब आप जानते हैं। जो अपने अंदर नहीं होने देते वह कुचालक होते हैं। अब किरचॉफ का जो नियम होता है, देखिए ये भी देख लीजिए। गैसों में हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा कुचालक है, ये आपको याद रखना है। जो गैस होती हैं उनमें हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा कुचालक, मतलब कि इंसुलेट, तो आप समझ सकते हैं। अब किरचॉफ का जो नियम है, अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं।
इसका क्या मतलब है, देखिए आपने देखा होगा कि काली और एक सफ़ेद वस्तु को समान ताप पर आप गर्म करके रखेंगे तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगी। क्यों करेगी? और वो अंधेरे में चमकेगी, क्योंकि वह काले का आप सब जानते हैं बहुत ही अच्छी तरह से अफसोस करती है, तो वह इतने ही ज़्यादा उत्सर्जन भी करेगी। अगर आप उसको अंधेरे में रखेंगे तो देखेंगे, ये किरचॉफ का नियम यही बताता है। जो अच्छे अवशोषक होते हैं वही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। अब उसके बाद में फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक जिसको बोलते हैं, जल का या अन्य किसी द्रव का वह बिंदु जिस पर वह द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। फ्रीजिंग पॉइंट आप सब जानते हैं, जहाँ से द्रव अवस्था से ठोस में बदल जाए उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। और इस प्रक्रिया को जो कहेंगे वो हिमीकरण बोलते हैं। आपको इसको याद रखना है। उसके बाद में देखिए, जल के गलन के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। गुप्त ऊष्मा क्या है आप सब जानते हैं, जो कि उसकी स्टेट को ट्रांसफर कर दे, मतलब उसकी अवस्था को परिवर्तन कर दे, उसको गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब उसके बाद जल के वाष्पन के लिए गुप्त ऊष्मा जो कितनी होती है, ये आपको इम्पोर्टेंट है, 540 कैलोरी पर ग्राम आपको चाहिए जल को बदलने के लिए गुप्त ऊष्मा की जरूरत, जो कि सभी द्रवों में जल की सबसे अधिक होती है। जल की देखिए सबसे अधिक होती है, और उसकी में आपको गुप्त ऊष्मा तो ये आपको पता चल गई। उसके बाद में इसी कारण भाप से जलने पर अधिक, और उसकी मैं लेटेंट हीट विशिष्ट ऊष्मा की बात करूं जल की, वह मैं आपको बताया था 1.14186 जूल पर केजी केल्विन। ये इसकी है भी आपको याद रखनी है, जूल की होती है, जूल में जूल केजी पर केल्विन होता है। और ये गुप्त ऊष्मा है वह भी याद रखनी है, और विशिष्ट ऊष्मा को भी याद रखना है। या विशिष्ट ऊष्मा डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हम इसके क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। प्रशीतक, कूलेंट जो क्या होते हैं, कूलेंट प्रशीतक में वाष्पीकरण द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है, इनमें ठंडक होती है। उदाहरण के लिए देखिए, फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर की डीप फ्रीजर एक कुंडलित वस्तु होती है, मतलब कि आइसोलेटेड वस्तु होती है जिसमें फ्रेन गैस भरी होती है, और जो प्रशीतक के रूप में कार्य करता है, मतलब ठंडा करने के रूप में कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर में डीप फ्रीजर हमेशा ऊपर लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि उसमें वस्तु ठंडी होने के कारण भारी हो जाती है और वह नीचे की ओर चली जाती है। देखिए, जब भी हवा होती है, जो फ्रीज हमारा देखा होगा आपने, उसमें जो फ्रीजर होता है वह ऊपर की साइड में इसलिए रहता है, गर्म जो भी हवा रहती है वह ऊपर की ओर रहती है। लेकिन ऊपर यहाँ पर हमने फ्रीजर लगा दिया, जो कि गर्म हवा यहाँ से आई वह फ्रीजर में ठंडी हुई दोबारा से नीचे चलेगी। गर्म होती रहती है, यही प्रोसेस होती रहती है, इसीलिए फ्रीज इसमें ठंडा हुआ रहता है। नहीं तो ऐसा नहीं करेंगे तो अगर फ्रीजर को नीचे लगा देंगे तो ऊपर वाला गर्म रहेगा, यहाँ ठंडा रहेगा, उससे चीज़ें खराब हो सकती हैं। इसके लिए इसमें ऐसा किया जाता है। समतापी प्रक्रम, यदि किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि पूरी प्रक्रिया के दौरान निकाय ना तो बाहरी माध्यम को ऊष्मा प्रदान करे और ना ही बाहरी माध्यम से ऊष्मा ग्रहण करे, प्रक्रिया को रुद्रोष्म या समतापी कहते हैं। मतलब देखिए, जो थर्मस किस प्रकार करता है, आइसोलेट रहता है, पूरा आइसोलेट रहता है। इसमें क्या है, ना तो बाहर की हवा अंदर जाती है ना अंदर की हवा बाहर जाती है, एकदम आइसोलेटेड बेस इंसुलेटेड रहता है, उसी को इसमें बताया गया है। अब उसके बाद केल्विन के कथन के अनुसार ऊष्मा का पूर्णतः कार्य में परिवर्तित होना असंभव है। केल्विन क्या है, जितनी हम ऊष्मा देंगे उतना हम कार्य ले लेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा इम्पॉसिबल है। ये सब हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लॉस होने वाला है, कुछ ना कुछ लॉस किसी भी ना किसी चीज़ के कारण होता है। इसीलिए 100% हम एफिशिएंसी नहीं ले सकते, 100% वर्क हम नहीं ले सकते। जितना हम ऊष्मा दें उतना हम कार्य ले लें, ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों, ये था हीट का टॉपिक, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसमें आशा करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा। कुछ गलती होगी बताइए, जिसको मैं सही करने का प्रयास करूँगा, और कोई भी आपका सुझाव है, आपके सुझावों का स्वागत है। आज की वीडियो में बस इतना ही, ऐसे ही पढ़ते रहेंगे हम आगे और